बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड कॉस्ट थ्योरी एंड एनालिसिस। उसमें हमने सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इन कॉस्ट, marginal incremental and sunk cost and the cost of long lived assets। उसके बाद हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका प्रीव्यू, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, द लीनियरिटी असम्पशन, उसके बाद जो तीन मेन टॉपिक्स हैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग में दैट इज कॉन्स्ट्रेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉन्स्ट्रेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड द डुअल प्रॉब्लम। तो इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम प्रीव्यू। सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू मीन्स कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन जनरल सच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वन और मोर कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमारे पास हम लास्ट जो प्रोडक्शन थ्योरी एंड एनालिसिस कर चुके हैं उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, वन प्रॉब्लम एड्रेस्ड इन दैट चैप्टर इज टू मिनिमाइज कॉस्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू मीटिंग ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट। ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करते हैं और उसके साथ हमें कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट दी हुई होती है। कॉन्स्ट्रेंट को कहते हैं लिमिट। जैसे हमने प्रोडक्शन एनालिसिस में देखा कि उसमें हमारे पास हमने कॉस्ट को मिनिमाइज किया सब्जेक्ट टू सम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक या एक से ज्यादा सब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं जिसको हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स के अंडर दीज कंडीशंस और अंडर दीज लिमिट्स, इन लिमिट्स या इन कंडीशंस के अंदर रहते हुए हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इनकम को देखते हैं। तो हमारी इनकम इज द कॉन्स्ट्रेंट। हमने अपनी इस लिमिट या इस इनकम के अंदर रहते हुए हमने अपनी वांट्स को फुलफिल करना है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह जहां पर भी ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्ट्रेंट दो फंक्शंस आ जाएं तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेशल सेट ऑफ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर एंड देयर आर वन और मोर लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। इसी ऑप्टिमाइजेशन को जब हम लीनियर फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन मैं ऑप्टिमाइजेशन में 2 पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर दूं। वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द अदर इज कॉन्स्ट्रेंट और सब्जेक्टिव फंक्शन। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और उसके अंदर उसके साथ हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हों, कुछ लिमिट्स दी हुई हों, तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। और अगर वो कॉन्स्ट्रेंट्स लीनियर फॉर्म में हों तो दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। उस ऑप्टिमाइजेशन को जिस टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व करेंगे दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर में हम थ्रू आउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड डुअल प्रॉब्लम, इन सब पॉइंट्स में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे
और उसके साथ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को देखेंगे और हम उन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव करेंगे और हमारी वो जो कॉन्स्ट्रेंट होंगी दैट विल बी इन लीनियर फॉर्म। लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पर यूज होती है। इसमें सबसे पहले मार्केटिंग एरिया दिया हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट mix of radio, television and magazine advertising that will meet constraints on the total number of people exposed to the advertising and the number of certain age, sex and income classes। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड मैगजीन, उसको हमने अचीव करना है और उसके साथ हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स में नंबर ऑफ पीपल हैं दैट आर एक्सपोज्ड टू द एडवर्टाइजिंग एंड नंबर इन सर्टेन एज, सेक्स एंड इनकम क्लासेस। एक स्पेसिफिक एज, स्पेसिफिक जेंडर और स्पेसिफिक इनकम के लोगों को हम लेंगे, उसके थ्रू हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो दैट इज टू फंक्शंस, one is objective and other is constraint or subjective function। तो मार्केटिंग एरिया में यूज होता है। Many transportation problems can also be solved by linear programming। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम अपना एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट, तो इसलिए हम इसको डिफरेंट एरियाज में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंसिडर एन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर with several manufacturing plants and numerous dealers throughout the country. How should shipments of cars be made from plants to dealers to minimize total transportation cost? तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इसको यूज करते हैं कि अपनी कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हम किस तरह से उसकी शिपिंग करेंगे कार्स की। इसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग हैज बीन वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल, डेयरी फार्मर्स हैव यूज्ड द टेक्निक टू डिटरमिन द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं इन सब में कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फीड्स दैट वुड मीट मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास द लीनियरिटी अजम्पशन। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमारी बेसिक अजम्पशन है दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब है कि हम ऐसा फंक्शन लेंगे जिसकी पावर 1 होती है, तो दैट इज लीनियर। These often include the production, total cost, total revenue and profit functions। Linear programming में हम profit functions, production functions, cost and revenue functions को लेते हैं। The assumption that these functions are linear also means it is assumed that there are constant returns to scale in production। ये हमारी basic linearity assumption है कि जिसमें हमारे पास constant returns to scale होता है production में। इसका मतलब है कि इनपुट एंड आउटपुट उनके प्राइसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगी। उसके बाद हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए वाइडली यूज्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर सॉल्विंग कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर बोथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर। ये अभी हमने जो इसका प्रीव्यू देखा है उसमें हमने इसी चीज को डिस्कस किया है कि जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग। और सेकेंड इज द लीनियरिटी assumption मीन्स दैट देयर आर कांस्टेंट आउटपुट एंड इनपुट प्राइसेस। इनपुट एंड आउटपुट की प्राइसेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन एंड कांस्टेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट भी हमारे पास कांस्टेंट होती है। उसके बाद फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है कंस्ट्रेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम इस ऑप्टिमाइजेशन को डिफरेंट तरह से सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी
कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होता है, कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होती है। तो अब हम प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट को ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाएगा। Many firms simultaneously produce several products in a plant. Management faces the problem of whether to produce more or less of one product, to allocate more or less resources to that product relative to the others. अब एक प्लांट में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस प्लांट ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, कौन सी कम प्रोड्यूस करनी है। That decision is based on comparing the profit earned on an additional unit of output to the opportunity cost of the resources devoted to producing that unit. इसके लिए हम उस चीज का प्रॉफिट देखेंगे कि हर एडिशनल यूनिट पर हमें उस चीज का प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जिस चीज का प्रॉफिट ज्यादा होगा हम उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और दूसरी चीज को कम प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रक्चरिंग दी प्रॉब्लम, तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारा प्रॉब्लम किस तरह से अराइज होता है। कंसिडर ए फर्म दैट प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स A and B that require processing on 3 different machines. During the production period, the number of hours available on each machine is limited. अब सबसे पहले यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि एक फर्म है, वो 2 चीजें प्रोड्यूस कर रही है, A and B, 2 goods. अब यहाँ पर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव must be stated in the form of function. Hence, the term objective function in this problem, the objective function is pi is equal to A QA plus B QB. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में पाई शोज द टोटल प्रॉफिट, इसको पाई बोलते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट द टोटल प्रॉफिट। A and B are the profit per unit of A and B products. क्वांटिटी ऑफ A का मतलब A प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड QB का मतलब B प्रोडक्ट की क्वांटिटी, और उसके साथ स्मॉल a एंड स्मॉल b का मतलब है प्रॉफिट पर यूनिट, कि हर यूनिट पर क्वांटिटी A का प्रॉफिट कितना है, दैट विल बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू, और हर यूनिट पर प्रोडक्ट B का प्रॉफिट कितना है, दैट विल बी स्मॉल b एंड दैट विल आल्सो बी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें और यहाँ से QB प्रोडक्ट B की क्वांटिटी को हम फाइंड करें, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी QB इज इक्वल टू पाई ओवर B माइनस A ओवर B QA। अब दिस इक्वेशन डिस्क्राइब ए स्ट्रेट लाइन वेयर द वर्टिकल इंटरसेप्ट इज डिटरमिन्ड बाय द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट टू प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B। इस इक्वेशन में पाई ओवर B is some numerical value and that shows the intercept, and intercept is determined by the ratio of profit pi to profit per unit of product B, and the slope is the negative of the ratio A over B, and A over B QA के साथ A over B है, that shows the slope, और उसके साथ जो नेगेटिव साइन है दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब हमारा जो कर्व होगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। relative profitability of two products, as both A and B are positive, the slope of the line will be negative. दो प्रोडक्ट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अगर हम एक चीज को ले रहे हैं तो दूसरी चीज को कम लेंगे, तो इनके दरमियान नेगेटिव साइन शो हो रहा है। Suppose that profit per unit of output is $3 for product A and $1 for product B. The profit or objective function is, अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा पाई इज इक्वल टू, ऊपर जो हमने 8.1 इक्वेशन लिखी थी वहां पर प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट हमने लिखा है
$3 प्लस प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट $1। तो उसी में हमने ए और बी की जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी प्रॉफिट इज इक्वल टू 3QA प्लस 1QB विच कैन बी रीरिटन एज QB इज इक्वल टू पाई माइनस 3QA। इसको भी अगेन हमने रीअरेंज किया तो प्रोडक्ट बी के लिए जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट माइनस 3QA रह जाएगा। इन द रेट ऑफ प्रॉफिट पाई इज स्पेसिफाइड। इक्वेशन 8.3 defines all combination of QA and QB that yield that rate of profit। अगर सपोज इसी इक्वेशन 8.3 में हमारे पास अगर हम QA की वैल्यूज 0, 10, 20 एंड 30 इनको पुट करें तो हमारे पास जो QB की वैल्यूज आती हैं वो हमें नीचे एक छोटे से टेबल में नजर आ रही हैं। इसी इक्वेशन में अगर हम QA की जगह 0 पुट करें तो QB हमारे पास 90 आ जाएगा क्योंकि ऊपर हमने 3QA प्लस 1QB इसकी वैल्यूज पुट की हैं। सिमिलरली अगर हम A की वैल्यू 10 इसमें पुट करें तो हमारे पास QB 60 आ जाएगा और A की वैल्यू 20 और इसी तरह से A की वैल्यू 30 हम पुट करें तो हमारे पास QB की वैल्यूज 60, 30 और 0 आ जाएंगी। इस टेबल में प्रॉफिट हमने अज्यूम किया है 90। सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ QA एंड QB दैट यील्ड दैट प्रॉफिट आर। तो यहाँ पर प्रॉफिट इस 8.3 इक्वेशन में हमने प्रॉफिट की जगह 90 पुट करना है और QA की वैल्यूज 0 फिर उसके बाद 10 फिर 20 फिर 30 पुट करना है तो उससे ऑटोमेटिकली QB की वैल्यू निकल आएगी। This $90 ISO profit line is shown in this figure together with the ISO profit lines for profit 60 and 120। इस डायग्राम में हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग 3 कर्व्स नजर आ रहे हैं जिसमें से बिल्कुल मिडिल कर्व इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 90। अभी जो हमने ये वाली इक्वेशन इसमें ली है और उसके अकॉर्डिंग हमने QA एंड QB की वैल्यूज यहाँ पर पुट की हैं। उससे हटकर हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज और ली हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 60 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 120। 90 से अबव 120 और 90 से बिलो 60। The management problem is to attain the highest profit possible given the resource constraint facing the firm। अब यहाँ पर हमारे पास 3 प्रॉफिट्स हैं लेकिन एक मैनेजमेंट ने ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि वो किस ऐसे प्रॉफिट को चूज करेगी जहां पर उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और वो अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर ले। Recall that producing product A and B requires processing on 3 different machines। अभी हमने स्टार्ट में ये अज्यूम किया था कि एक फर्म 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है A एंड B और उसको 3 मशीन्स से प्रोड्यूस कर रही है X, Y and Z। Let these machines be designated as X, Y and Z। यहाँ पर देखें हमें नीचे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में 3 मशीन्स हैं और उसके साथ hours of machine time required per unit of output for product A and product B। अगर एक मशीन X है वो प्रोडक्ट A के लिए 1 आवर लगाती है और प्रोडक्ट B को प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स लगाती है। इसी तरह से सेकेंड मशीन भी दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर्स लगाती है और थर्ड मशीन प्रोडक्ट A को प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर्स और प्रोडक्ट B को प्रोड्यूस करने के लिए 0 आवर्स लगाती है। और उसके बाद हमें लास्ट में टोटल आवर्स ऑफ मशीन टाइम अवेलेबल, टोटल आवर्स भी अवेलेबल हैं कि एक मशीन कितना टाइम उसके ऊपर लगाती है, तो वो 90, 80 एंड 60। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ आउटपुट that are required on each machine and hours of time available on each machine during the production period। For example, on machine X, each unit of product A requires 1 hour and
each unit of B requires 3 hours. ये जो अभी हमने सेम इस टेबल में देखा है, तो इस टेबल के थ्रू हम यहाँ से इन तीनों मशीन्स की फंक्शंस डिराइव कर लेंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है 1 QA, देखिए 1 hour फॉर प्रोडक्ट A, तो प्रोडक्ट A के साथ QA आ जाएगा, एंड 3 hours फॉर प्रोडक्ट B, तो 3 के साथ QB आ जाएगा। और आगे टोटल आवर्स ऑफ मशीन 90 है, तो हम इसको इक्वल टू और लेस देन 90 लिखेंगे। इसी तरह से मशीन Y का जो हमारा फंक्शन बनेगा दैट विल बी 2 QA एंड 2 QB। ये प्रोडक्ट B का 2 hours और ये प्रोडक्ट A के 2 hours, और यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन 80। और इसी तरह से प्रोडक्ट मशीन Z के लिए जो हमारा फंक्शन बनेगा या कॉन्स्ट्रेंट बनेगी दैट विल बी 2 QA प्लस 0 QB। तो 0 QB को हम नहीं लिखेंगे, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये तीन हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट फंक्शंस आ गए जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, A एंड B। In addition, a set of non-negativity requirement is added to assure that the solution makes economic sense. इन constraints के साथ हम एक और कंडीशन भी यहाँ पर लगाते हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं A एंड B, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, प्लस साइन के साथ होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। उसके बाद यहाँ पर देखें नीचे हमें एक फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा बिल्ट हो गया है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3QA प्लस 1QB। दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू तीन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, मशीन X कॉन्स्ट्रेंट, मशीन Y कॉन्स्ट्रेंट एंड मशीन Z कॉन्स्ट्रेंट। ये तीन कॉन्स्ट्रेंट्स अभी हमने ऊपर ये जो यहाँ पे बिल्ड किए हैं, इन्हीं तीन कॉन्स्ट्रेंट्स को हम इसके साथ सब्जेक्ट टू में लिख लेंगे। और लास्ट में अभी जो हमने नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन बताई है उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि QA एंड QB, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दिस शुड बी non-negative, means greater than or equal to 0. In general, the number of non-zero decision variables will be no greater than the number of resource constraints. In QA and QB की वैल्यू हमारे पास तीन constraints हैं, तो इन constraints से greater than नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास feasible region आ जाता है। The next step is to determine the set of output rates QA and QB that can be produced without violating the constraint. The 5 constraints are shown graphically in figure 8.2. यहाँ पर हमें एक फिगर शो हो रही है, इसमें इन्हीं तीन constraints को हमने शो किया है। To draw the constraint, consider the relation as an equality and solve for QB. Again, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है QA प्लस 3QB इज लेस देन और इक्वल टू 90, इसको हम इक्वल टू 90 करेंगे और QB के लिए सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ 30 एंड अ स्लोप ऑफ -1/3. This 30 is the intercept and this 1/3 is the slope, and there is negative relationship. Now find 2 points on that line by setting QA is equal to 0 and solving for QB, that is 30. अब इस इक्वेशन में एक दफा QA को 0 पुट करेंगे और QB की वैल्यू निकल आएगी, that will be 0 and 30. और एक दफा QB को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास QA की वैल्यू निकल आएगी, that will be 0 and 90. तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इस कॉन्स्ट्रेंट को अगर हम ग्राफ में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट इज 0 and 30, दिस 0 and this 30, और सिमिलरली सेकेंड इज 0 and 90।
तो ये 90। इस 30 और 90 को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट आ गई ग्राफ में। इसी तरह से सेकंड जो हमने कॉन्स्ट्रेंट बिल्ड की थी 2QA + 2QB <= 80। इसमें भी अगेन हम यहाँ पर पहले इसे QA के लिए सॉल्व करेंगे तो QB को 0 पुट कर देंगे तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से QB को एक दफा 0 पुट करेंगे तो QA आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, वन इज 40 एंड अदर इज 40। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दूसरा कॉन्स्टेंट हमारे पास आ गया। और थर्ड में भी हम इसी तरह से QA एंड B को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें एक वर्टिकल लाइन आ गई, दैट इज कॉन्स्टेंट Z। अब इस डायग्राम में हमारे पास 3 कर्व्स हैं, कॉन्स्टेंट X, कॉन्स्टेंट Y एंड कॉन्स्टेंट Z। हमारा जो फिजिबल रीजन होता है दैट इज इस कॉन्स्टेंट X का ये पोर्शन जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इस कॉन्स्टेंट Y का ये पोर्शन जिस पॉइंट पे ये कॉन्स्टेंट Z को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये वर्टिकल पोर्शन कॉन्स्टेंट Z का। तो इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है हमारे पास, हम उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। In general, the feasible region consists of all values of the decision variable that satisfy all the constraints simultaneously. तो feasible region में देखें हमारे पास ये constraint x का portion प्लस constraint y का ये portion प्लस constraint z का portion। तो feasible region ऐसा region होता है जो तमाम constraints को fill कर रहा होता है, satisfy कर रहा होता है। The feasible region of production is that set of combinations of the decision variable QA and QB that meets all 5 constraints. This set is known as the shaded area. तो यहाँ पर जो shaded area नजर आ रहा है ये हमारा feasible region है जो तीनों constraints को satisfy कर रहा है। उसके बाद हमारे पास graphic solution है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम दो इसमें सॉल्यूशंस देखते हैं, ग्राफिक सॉल्यूशन एंड अलजेब्रिक सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक मैनेजरियल जो है वो इनकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ग्राफिक सॉल्यूशन में हमारे पास अगेन यहाँ पर देखें वही प्रॉफिट फंक्शन है। अब यहाँ पर QA की वैल्यू हमने 30 पुट कर दी और QB की 10 पुट कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ गया 100, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इस डायग्राम में देखें वही 3 हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट X, दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट Y एंड दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट Z, और ये हमारा फिजिबल रीजन है। यहाँ पर हमने उन्हीं 3 प्रॉफिट फंक्शंस को इसी रीजन में प्लॉट कर दिया है। This is profit 60, this is profit 100 and this is profit 150। अब इन तीनों प्रॉफिट्स में से एक मैनेजरियल ने ये डिसाइड करना है कि वो इनमें से कौन सा प्रॉफिट चूज करता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो और उसकी कॉन्स्टेंट्स को भी फुलफिल करे। प्रॉफिट 60 यहाँ पर देखें वो हमारे फिजिबल रीजन के बिल्कुल अंदर है, तो इसका मतलब हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स अभी इससे ज्यादा हैं, तो हम इससे बाहर प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रॉफिट 100 यहाँ पर देखें ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है क्योंकि ये हमारे फिजिबल रीजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स भी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। इस एक पॉइंट से ये टच करके जा रहा है इसको पॉइंट G से। प्रॉफिट 150 को हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे फिजिबल रीजन से बहुत दूर है। तो इस तरह से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज 100। तो इस फिजिबल रीजन की बेस पर एक मैनेजर डिसीजन मेकिंग करेगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है गिवन दीज 3 कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया था उसके थ्रू हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया और हमने उसकी डिसीजन मेकिंग भी देख ली कि एक मैनेजर उसकी बेस पर कहां पर और कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। यहाँ पर हमें अगेन एक टेबल दिया हुआ है, इसमें वही 3 प्रोडक्ट्स हैं X, Y एंड Z और उन्हीं 3 की हमें
आवर्स ऑफ टाइम अलॉटेड भी दिए हुए हैं, आवर्स अवेलेबल भी दिए हुए हैं और उसके बाद स्लैक आवर्स भी दिए हुए हैं। तो इस डायग्राम में पॉइंट जो हमारे पास lies on constraint y and z but is below the constraint for machine x. This also shows that all the available hours on machine y and z are used but that are unused hours on machine x. उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट 1 एंड प्रॉफिट 2 ये दो फर्दर इक्वेशंस भी दी हुई हैं, इनकी बेस पर भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, स्टे सेफ।